हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। साइकोलॉजी फॉर एचपी टेट के लिए हमने टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये एक सीरीज है जहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके साइकोलॉजी फॉर एचपी टेट एग्जामिनेशन के लिए, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो के 2 पार्ट जो हैं अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। एंड जो कोई स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नया है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर कीजिए, ताकि उन ग्रुप्स में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं जहाँ कहीं पर भी एचपी टेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो रहते हैं एंड एक बेटर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जहाँ पर उनकी तैयारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके। और यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो एज अ कॉन्सेप्ट वाइज करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जो है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ एंड उसका कोई एक ऑप्शन यहाँ पे टिक करके मैं उस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उस तरीके की पढ़ाई करने का आपको पता है नतीजा क्या होता है। आप हमेशा क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हो। जब भी आप क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं या आप खुद भी क्वेश्चन को जब करते हो तो आपको उस क्वेश्चन के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन का पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ और ये भी जानने बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के किस तरीके से और पूछा जा सकता है। एंड जितने भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके पास ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, उन ऑप्शंस को भी मैं, उन ऑप्शंस में से किसी के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, मैक्सिमम ग्रुप जो भी हैं आपके एचपी टेट एग्जामिनेशन के, उनके साथ जो है ये वीडियो शेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन सीरीज की हमने बात की थी जहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये वीडियो का थर्ड पार्ट है जहाँ पर हम टॉप 10 यानी 21 क्वेश्चन से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट बिलीव द LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी लैंग्वेज को एक्वायर करने का डिवाइस होता है हर एक पर्सन में, वो कौन से साइकोलॉजिस्ट मानते थे? तो वो साइकोलॉजिस्ट थे आपके चॉम्स्की, जिसको हम नॉर्म चॉम्स्की भी बोलते हैं। अभी क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये वाला तरीका हो गया जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया है। दूसरा तरीका ये है कि एलईडी की आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सॉरी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी एक्वायर करना, लैंग्वेज को एक्वायर करने का जो डिवाइस है वो हर एक पर्सन में बिल्ट होता है। ठीक है, अब एलईडी जो है, LAD जो है, ये भी पूछा जा सकता है LAD रेफर्स टू। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको ये रेफर टू मीन्स क्या रेफर करता है ये? तो ये LAD क्या है? एक इंटरनल मैकेनिज्म है। ठीक है, मैं इसको लिख भी देती हूँ, दैट इज योर इंटरनल मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म किसके लिए है ये? फॉर प्रोसेसिंग स्पीच, फॉर प्रोसेसिंग स्पीच, फॉर प्रोसेसिंग स्पीच wired into the human brain, wired into the human brain, into the human brain. It means चॉम्स्की ये बोलते थे कि हर एक पर्सन जो है, ये चाइल्ड जो है, वो बॉर्न होता है किसके साथ? LAD के साथ। यानी कोई भी चाइल्ड किसी भी तरीके से कोई भी लैंग्वेज जो है वो सीख सकता है, क्योंकि ये LAD का जो डिवाइस है ये ऑलरेडी उसके ब्रेन में क्या है? इनबिल्ट है। ठीक है, जरूर नहीं है कि पर्सन एक ही लैंग्वेज, अपनी ही लैंग्वेज बोल सकता है, नहीं, वो जितनी ज्यादा लैंग्वेज को एक्वायर करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके ही आएंगे। बोला गया है कि एक आर्किटेक्ट जो है वुड लाइकली हैव अ गुड स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस ये फर्स्ट होगी। एक जिमनास्ट है या डांसर है, वुड लाइकली हैव अ गुड बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये दूसरे टाइप की इंटेलिजेंस की बात हो रही है। एंड अ साइकोलॉजिस्ट वुड प्रोबेबली हैव अ गुड इंट्रापर्सनल स्किल्स, तो ये थर्ड टाइप की इंटेलिजेंस की बात हो रही है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो गार्डनर की थ्योरी है, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। नहीं, क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट वुड एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो ये यहाँ पर आपको इतना तो पता है कि जो ये गार्डनर थे, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि
जो जर्नल आपके पास जितनी भी इंटेलिजेंस है वो कितने टाइप की हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट 8 टाइप्स की हो सकती हैं। एंड कोई भी एक पर्सन है जिसके पास एक और एक से ज़्यादा इंटेलिजेंसेस भी हो सकती हैं। अगर कोई सिंगर अच्छा है तो हो सकता है वो साथ में डांस भी बहुत अच्छा करता हो, ठीक है, वो साथ में गाता भी अच्छा हो, ठीक है। तो कोई पर्सन के पास कितनी भी टाइप की इंटेलिजेंस वो कैरी कर सकता है, गेन कर सकता है। अभी 8 टाइप्स की जो इंटेलिजेंस है वो कौन कौन सी है। अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो डिटेल वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में है, मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी यहाँ पे पिन कर दूंगी, ठीक है, जहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ए टाइप्स की कौन कौन सी हैं और उसको याद करने की मैंने ट्रिक्स भी बताई है। एंड दैट ट्रिक इज किल मीन्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ए टाइप्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जो कि ये इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते थे कि हाँ एक पर्सन के पास जो है वो 8 डिफरेंट टाइप की इस यूनिवर्स में ए टाइप की इंटेलिजेंस है मौजूद है, वो थे आपके पास लुइस थर्स्टन, ठीक है। ये एग्री करते थे कि जो इंटेलिजेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत वाइड रेंज है और सारी की सारी जितनी भी इंटेलिजेंस निकल कर आई हैं वो कहाँ से निकल कर आई हैं, जो आपके पास जनरल मेंटल इंटेलिजेंस है जो कि कितने टाइप की हैं, 8 टाइप्स की हैं। दुनिया में जितनी भी इंटेलिजेंस है यानी पर्सन के पास जो कोई भी स्किल है वो कहाँ से जनरेट हुई है, आपके हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से ओरिजिनेट हुई है। और वो मैंने बेटा फुल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्स्टन, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि बहुत बच्चे इसको गार्डनर मार्क करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बात करती हूँ, बोला गया है द एक्सटेंट टू विच ट्रेड्स एबिलिटी और आईक्यू स्कोर जो है इंक्रीज और डिक्रीज एज द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। इट मींस एक्सटेंट टू विच, जहां पर आपके ट्रेड्स एबिलिटीज और आईक्यू स्कोर जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। तो वो एक्सटेंट क्या है बेटा आपका, दैट इज योर रिएक्शन रेंज। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, रेंज, रेंज क्या हो सकती है आपकी, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। इट मीन्स आपके जो ट्रेड्स हैं एबिलिटीज हैं और आईक्यू स्कोर है वो इंक्रीज और डिक्रीज क्या करेगा, हम बट में क्या बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये बता सकते हैं कि किसी की आईक्यू की रेंज क्या है, ठीक है। कोई पर्सन जो है अपने आईक्यू लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है किस फैक्टर के साथ, इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ। किस तरीके, सपोज अगर कोई पर्सन जो है जिसका आईक्यू लेवल जो है वो 100 है, लेकिन उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसे योगासन करना शुरू कर दिए इन्वायरमेंटल, इस तरीके से उसने अपना आईक्यू लेवल तेज करने की कोशिश करी। कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकती है। तो ये जरूरी है, ये पॉसिबल भी है कि वो अपना जो आईक्यू लेवल है वो 10 to 15 इंक्रीज कर सकता है, यानी 115 भी कर सकता है, एंड डिक्रीज भी कर सकता है, यानी 85 तक भी उसका आईक्यू लेवल जो है इन्वायरमेंट के साथ बहुत अच्छा इसका रोल है, ठीक है। तो उस फैक्टर को हम क्या बोल देते हैं, रिएक्शन रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को दूसरे और किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे किस तरीके से पूछा जा सकता है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर कि बहुत से बच्चे इसको क्या बोलेंगे कि मैम ये तो क्या है, हेरिडिटी के साथ जो है, हेरिडिटी का फैक्टर यहाँ पर आ रहा है, नहीं। जो आपके पास हेरिडिटी जो है वो क्या डिनोट करती है, इट डिनोट्स अ फिक्स्ड नंबर, और यही नंबर जो है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है किस किस को, आपके ट्रेड्स को, आपकी एबिलिटी को और आपके आईक्यू को, लेकिन किसके साथ, जेनेटिक फैक्टर्स के साथ। जहां कहीं पर भी क्वेश्चन में ये लिखा गया हो, ध्यान से सुनते जाना, मैंने बोला अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पढ़ो तो यहाँ पे एक्सटेंट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा द नंबर टू विच ट्रेड्स एबिलिटीज और आईक्यू स्कोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ पे मार्क होगा, हेरिडिटी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया एक्सटेंट टू विच ट्रेड्स एबिलिटी एंड आईक्यू स्कोर जो कि हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ। तो वो आपके पास राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, दैट इज योर रिएक्शन रेंज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चार्ल्स स्पियर्समैन जो है जिसकी टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो चार्ल्स स्पियर्समैन के टू फैक्टर्स की जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस हैज अ जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि जितने भी आपके कॉग्निटिव जो भी टास्क है वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव जितने भी टास्क हैं वो क्या रहते हैं, आपके कॉमन रहते हैं, दैट इज योर जनरल एंड स्पेसिफिक।
दो फैक्टर्स की ही इन्होंने बात की थी, एज वेल एज, जो कि कॉमन तो है, ठीक है, कॉमन है, एज वेल एज स्पेसिफिक फैक्टर्स। स्पेसिफिक फैक्टर्स, अब ये स्पेसिफिक फैक्टर्स किसको इंक्लूड करते थे? मैथमेटिकल एंड वर्बल स्किल। तो मैथमेटिकल एंड वर्बल स्किल बेटा कौन से ऑप्शन में है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मेंटल वर्क एंड मैथमेटिकल और वर्बल स्किल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं। मैथमेटिकल स्किल की बात तो हुई है, लेकिन स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस का पार्ट है, जो कि स्पियर्समैन की टू फैक्टर थ्योरी में कहीं पर भी फिट नहीं होता है। सेकंड देखो, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंट्रापर्सनल, ये तो जरूर है कि सॉल्व हम कर सकते हैं मैथमेटिकल एंड जो भी आपकी वर्बल स्किल की। इंट्रापर्सनल स्किल जो है ये हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का पार्ट है, तो ये भी नहीं है। डी ऑप्शन को भी चेक कर लो, यहाँ पे भी इंट्रापर्सनल स्किल्स की बात हो रही है, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, तो ये इंटेलिजेंस के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, वन मेजर क्रिटिसिज्म जो किया गया था इवान पावलोव कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का, वो क्या था? और देखो, इवान पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग के ऊपर किया था। उन्होंने डॉग को बिना फूड दिए ही बेल बजाना शुरू किया था, जिसकी वजह से डॉग के जो माउथ है उसके अंदर सलाइवा क्रिएट होना शुरू हो गया, जो कि नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा ही सलाइवा जो है वो ह्यूमन बिहेवियर में नहीं होता है, ठीक है। आप सेम मेथड को जो है ह्यूमन बिहेवियर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो रहा है, यहाँ पे इसी बात के लिए इनको क्रिटिसाइज मिला था, क्रिटिसाइज किया गया था कि इट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द वॉलंटरी, यानी वॉलंटरी का मतलब होता है जो कि आप अपनी इच्छा के साथ करते हो, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, ये उसको अकाउंट बिल्कुल भी नहीं करता। ये जो इवान पैब्लो का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑफकोर्स डॉग्स के ऊपर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो तो डॉग के ऊपर आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डॉग को खाना जो है आप दूर पकड़ के रखो, डॉग जो है काफी डिस्टेंस के ऊपर बंधा है, तो ऑब्वियसली बात है जब उसको स्मेल आती है तो डॉग के मुंह में सलाइवा क्रिएट होता ही होता है, लेकिन ह्यूमंस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस चीज के लिए इनको जो है काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। सेकंड, यहाँ पे बोला गया इट वाज अनएथिकल टू यूज डॉग्स इन साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी तरीके से इवान पैब्लोव ने डॉग को हार्म नहीं किया था, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने हार्म ही नहीं किया तो इनको क्रिटिसाइज किस तरीके से मिलता? तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। इट डिड नॉट टेक इनवॉलंटरी बिहेवियर का मतलब होता है, वॉलंटरी का मतलब होता है जो कि आप इच्छा के साथ करते हो, इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि जो आपके अपनी इच्छा के साथ नहीं करते हो। तो ये इस फैक्टर को भी पूरे तरीके से इस वजह से इनको क्रिटिसाइज जो है नहीं किया गया था। फाइंडिंग ऑफ द फाइंडिंग्स जो थी वो ओवरलैप किए गए थे विद अदर फील्ड, तो ये भी बिल्कुल इस चीज के लिए इनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया, इट डिड नॉट रिलेट टू द ह्यूमन बिहेवियर। तो इस चीज के लिए भी इनको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज इसलिए किया गया कि ये जो कॉन्सेप्ट था क्लासिकल कंडीशनिंग का, ये किसी भी तरीके से वॉलंटरी ह्यूमन बिहेवियर के लिए अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द इक्लेक्टिक साइकोलॉजी। इक्लेक्टिक का मीनिंग होता है जब हम ब्रॉड सेंस में किसी चीज की बात करते हैं या वाइड रेंज में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ब्रॉड साइकोलॉजी की या वाइड साइकोलॉजी की, जिसमें साइकोलॉजी के सारे थ्योरीज होंगे, सारे के सारे एस्पेक्ट्स होंगे। तो फर्स्ट देखो एनिमल इंस्टिंक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात होगी, तो ये ब्रॉड सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सेकंड, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे चाइल्ड की डेवलपमेंट के बारे में ही बात होगी, तो ये भी नहीं है। एबनॉर्मल बिहेवियर, जहाँ पर हम मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, तो ये भी नहीं है। द स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ थियरीज विद इन द फील्ड, ऑफ कोर्स द वैरायटी ऑफ थियरी जो है जो कि साइकोलॉजी की फील्ड में दी गई है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है इक्लेक्टिक साइकोलॉजी के बारे में। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये बड़ा बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का पार्ट हो गया, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। इट मींस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हु इज एसोसिएटेड विद द गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट का मीनिंग होता है एज अ होल, तो इसके साथ स्कूल के साथ कौन रिलेट करते थे? दैट इज योर मैक्स वर्दीमर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ कि मैक्स वर्दीमर तो थे, लेकिन इनके साथ साथ कौन थे? दैट इज योर डब्ल्यू कोहलर, ठीक है, डब्ल्यू कोहलर थे, जिनका फुल नेम जो है डब्ल्यू स्टैंड करता है वॉल्फगैंग को, एंड साथ ही साथ इनके साथ थे कर्ट कोफ्का, ठीक है, कर्ट कोफ्का, कर्ट को, ये तीन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आते हैं? दैट इज योर गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब इस क्वेश्चन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जॉन वॉटसन जो थे
ठीक है, जॉन वॉटसन जो थे वो यहाँ पे किस स्कूल के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद देखो, अगर मैं बात करूँ जॉन वॉटसन की, तो ये थे आपके बिहेवियरिज्म के साथ। ठीक है, वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को बेटा मैं यहाँ पे बिहेवियरिज्म के साथ। विलियम जेम्स की अगर मैं बात करूँ तो विलियम जेम्स जो थे ये थे आपके दैट इज फंक्शनलिज्म के, फंक्शनलिज्म। ठीक है, इवान पैब्लोव जो थे वो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं। एंड सिगमंड फ्रूड जो थे, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको पिछली वीडियोस में भी बताया थे, ये थे आपके साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस। ठीक है, इस फील्ड के साथ रिलेट करते थे। तो ये क्वेश्चन जो है वो जरूरी इस तरीके से नहीं पूछा जा सकता, यहाँ पे फील्ड्स भी अलग अलग इनकी पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि जो मैक्स पर्दीमर, डब्ल्यू कोहलर एंड कर्ट कॉफका जो थे गेस्टार्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में तो जरूर थे, लेकिन इन्होंने मतलब इनका जो एक्सपीरियंस था या ये किस चीज के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो ये स्टडी कर रहे थे इल्यूजन ऑफ फ्लैशिंग लाइट एंड द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो गेस्टॉर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको मैं ये भी मेंशन कर देती हूँ, दैट इज योर फ्लैशिंग, इल्यूजन ऑफ फ्लैशिंग लाइट्स। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आएगा दैट इज योर इल्यूजन ऑफ फ्लैशिंग लाइट्स एंड द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, एंड द परसेप्शन ऑफ मूड की फील्ड भी पूछी जाती है कई बार। ठीक है, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ये पूछा जाए गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो थी इज बेस्ड ऑन विच फैक्टर्स, इल्यूजन ऑफ फ्लैशिंग लाइट्स एंड द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। तो इन्होंने ये बोला था कि ये जो फ्लैशिंग लाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से काम करता है एज अ होल, एंड होल वर्ड को ही बेटा हम क्या बोल देते हैं, दैट इज गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग साइकोलॉजिस्ट रोट द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की जो बुक है दैट इज रिटन बाय विलियम जेम्स इन 1890। ठीक है, एंड ये इस बुक में किस किस चीज को इंक्लूड किया गया था, तो ये भी पता होना चाहिए। दैट इज वहां पे माइंड की स्टडी हुई थी, माइंड जो भी बिहेव करता है, सेंसेशन के बारे में बात हुई थी, मेमोरी के बारे में यहाँ पे बात हुई थी, एंड लास्ट में बेटा यहाँ पर बात हुई थी रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग की, इट मीन्स कोई पर्सन जो है उसका माइंड जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, अलग अलग पर्सन जो है किस उनकी सेंसेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से होती है। मेमोरी जो है वो किस तरीके से वर्ड्स को याद रखता है, किस तरीके से टाइम का उसकी मेमोरी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, एंड रीजनिंग की अलग अलग सिचुएशन में वो किस तरीके से लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है, रीजन कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। एंड ये भी पूछा जा सकता है कि विलियम जो आपके वुड थे वो किसके साथ रिलेट करते थे। ठीक है, विलियम वुड जो थे मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था, दैट इज योर स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात होती है वॉटसन की, तो मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया दैट इज योर बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म। सिगमंड फ्रूड जो थे वो साइको एनालिसिस थे, साइको एनालिसिस के साथ रिलेट करते थे। एंड मैक्स वर्दीमर जो थे ये किसके साथ थे, अभी पीछे वाला क्वेश्चन हमने यही किया, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी के साथ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपके देखो कितने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। 29 क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, राम wants to study the process of thinking, wants वर्ड लिखा गया है, which field of the psychology should he choose। ठीक है, राम जो है क्वेश्चन में देखो wants, वो स्टडी करना चाहता है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग की। ठीक है, तो ये बेटा किस फील्ड में आता है, कॉग्निटिव में आता है। किस तरीके से आता है, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ हाउ वी प्रोसेस। ठीक है, हाउ वी प्रोसेस, हम किस तरीके से प्रोसेस करेंगे इंफॉर्मेशन को, किस तरीके से स्टोर करेंगे फिर उस इंफॉर्मेशन को, एंड फिर किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे बेटा, रिट्रीव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल पर्सनैलिटी जो है, सोशल मतलब बेटा उसने क्या कर दिया, एक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें मतलब हम यहाँ पे सोशली जो है पीपल के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पर्सनैलिटी मीन्स उसके खुद के थॉट्स जो हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि कॉग्निटिव में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। डी जो है बहुत से बच्चे इसको डी एंड ई के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। डी ऑप्शन बेटा लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग मीन्स यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर की बात हो रही है, लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस इन बिहेवियर। और ये बेटा कब आते हैं चेंजेस इन बिहेवियर,
कब आते हैं? जब आपने कोई चीजें जो है वो एक्सपीरियंस की हो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है राम वांट्स टू स्टडी, मींस उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो अभी सीखना ही चाहता है। ठीक है, तो ये लर्निंग में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये आएगा कॉग्निटिव। अभी वो सोच ही रहा है कि मैंने किस तरीके से प्रोसेस करना है, किस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखूंगा, किस तरीके से फिर मैंने उनको रिट्रीव करना है। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हाउ वी प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। ये आपको डेफिनेशन जो है नोट्स में भी कई बार बोली जाती है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे जो इसको परसेप्शन भी मान सकते हैं, तो परसेप्शन बेटा ये मतलब इस तरीके से परसेप्शन नहीं बना रहा है, ये एक्चुअल में सीखना चाहता है। परसेप्शन जो है, ई ऑप्शन जो है वो क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ मीनिंगफुल पैटर्न ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ मीनिंगफुल पैटर्न ऑफ स्टिमुलस है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। When an intelligence test measures what it is supposed to, the test is considered। जब कभी भी इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया जाता है तो उस टेस्ट को ऐसा होना चाहिए, तो टेस्ट को हम कैसे कंसीडर करेंगे? हम उसको कंसीडर करेंगे एज अ वैलिड। ठीक है, आपका जो टेस्ट है वो क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, क्योंकि वैलिडिटी जो है, वैलिडिटी का मीनिंग क्या होता है? टेस्ट इज मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज्ड टू। ठीक है, वैलिडिटी का यही मतलब होता है। आपने किसी भी ऑपरेटर से आपने कोई भी चीज ली है तो उसकी वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑपरेटस है ये ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से मेजर करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वैलिडिटी रहेगा। ठीक है, अगर हम टेस्ट को थोड़ा सा या बिल्कुल भी वैलिड ना बनाए तो बेटा वहां पे क्या लगना शुरू हो जाएंगे? गैस लगना शुरू हो जाएंगे। एंड इंटेलिजेंस टेस्ट में बेटा हम कभी भी गैस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी था कि इसको रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल जो टेस्ट है बेटा वो किसको शो करता है? दैट इज योर कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी यानी पर्सन का जो स्कोर है एक टेस्ट के ऊपर, एक टाइम के ऊपर दूसरे पर्सन के साथ मैच हो सकता है। कि अगर आपने 10 स्टूडेंट्स का जो है टेस्ट बना दिया, इंटेलिजेंस टेस्ट बना दिया, अब जरूरी नहीं है कि 10% या 10 स्टूडेंट्स का जो स्कोर रहेगा वो सेम ही रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा, नहीं। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका स्कोर जो है वो क्या आया हो? सेम आया हो, तो बेटा ये क्या हो गया? कंसिस्टेंसी को शो करता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया? व्हाट इज सपोज टू, कि ये कैसा होना चाहिए? ये वैलिड होना चाहिए। हर एक पर्सन के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का जो आंसर आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट आना चाहिए। ठीक है, अगर गर्ल्स के ऊपर आप इसको अप्लाई कर रहे हो, बॉयज के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए। अगर आप इस टेस्ट को 6 क्लास के बच्चे के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो सेम जो टेस्ट है यानी ये वैलिड होना चाहिए हर एक लेवल के बच्चों के लिए, 6 क्लास के लिए भी, 7th के लिए भी, 8th के लिए, किसी भी के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज योर वैलिड। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसको बोल सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज होना चाहिए ये। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं, अब जो स्टैंडर्डाइज्ड है ये क्या करता है? ये टेस्ट की कंडीशंस की बात करता है। हम जब कभी भी बात करते हैं ना कि कोई भी टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि टेक्स्ट के ऊपर कंडीशंस लगा दी, कंडीशंस लगा दी, इट मींस वो कंडीशन जो है वो सबके लिए क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी सबके लिए। तो बेटा अगर कोई पर्सन जो है इंटेलिजेंस टेस्ट में आना चाहता है, अगर कंडीशन ही लगा दी कि इस कंडीशन के ऊपर ही आपने कोई काम जो है परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर जो है हम इस टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आएंगे वो सबके सेम आने के चांसेस हो सकते हैं। कांस्टेंट ही बोल दिया आपने, ये बोल दिया कि ये जो टेस्ट की कंडीशन है ये बॉयज के ऊपर ही अप्लाई होंगी, गर्ल्स के ऊपर नहीं होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैलिडिटी में तो आएगा नहीं। ठीक है, आपने ये बोल दिया कि ये जो आपने स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाया है ये सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए है, नहीं, ये सबके लिए वैलिड होना चाहिए, सबके लिए वैलिडिटी इसकी इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मिलते हैं कल आपके साथ पार्ट नंबर 4 के साथ। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।